नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर क्रिस्टीना चरण जी। वो विनिंग लाइफ के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं जहां पे मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनके, और आप इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पीएचडी की है। साथ ही साथ इधर मोटिवेशनल जो स्पीकिंग कोर्स हैं वो कराती हैं, लोगों को, युवाओं को प्रेरित करती हैं किस तरीके से वो कंपटीशन में और लाइफ में आगे बढ़ें। आपने 2 बुक लिखी है, एक पब्लिश हो चुकी है, द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, और दूसरी बुक उनकी 3 सीरीज में है, अभी प्रिंट नहीं हुई है, जब होगी तब हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर क्रिस्टीना चरण जी से कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, और फिर आगे युवाओं की जो समस्याएं हैं लाइफ में, कैरियर में, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो जो आपकी ये बुक है द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप लोग देखिए, ये बुक है, इसकी हम कवर पेज भी लगा देंगे और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि किताबें पढ़ने से ही बदलाव आता है। अगर आप सिर्फ रील या वीडियोस देखेंगे तो उससे बदलाव की बहुत उम्मीद मत करिए। अब डॉक्टर साहब आप बताइए। सर, ये पहले तो ये बुक मेरी डेब्यू बुक है। हाँ। और ये बुक मैंने इसलिए लिखी है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि यूथ जो है, स्पेशली इवन जो करियर रीस्टार्टर्स हैं, जिन्होंने किसी वजह से अपने काम को रोक के, जैसे सबैटिकल में कुछ लेडीज़ चले जाते हैं कि भाई बच्चे हो गए उनको, और उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करें उन्हें नहीं पता होता है। टाइम गुजरते ही मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, आपका इंटरेक्शन करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि हम लोग पहले देखते थे, लोग आपस में बात करते थे, ऑन कॉल जो है इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, इन पर्सन होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि ओवर वेब कैम होता है इंटरव्यू। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चेंज बदल चुकी हैं जी, और लोगों को पता नहीं है कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। तो मेरा ये इनिशिएटिव था, क्योंकि मुझे लगता था कि सबकी तैयारी काफ़ी रहती है। अगर हम पढ़ाई की बात करें और मेहनत और लगन की बात करें तो वो हमें काफ़ी जगह मिलती है। बहुत सारे जो यूथ है और जो जवान लोग हैं हमारे सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड से, क्योंकि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के पले बड़े इंसान को हम कंपेयर नहीं कर सकते एक गांव से आए हुए इंसान से, क्योंकि उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, वो लोग नहीं मिले, उस तरह की चीज़ें नहीं मिली हैं। तो ये मेरा किताब जो है वो इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं बिना डरे, बिना हिचके। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप अपने इम्प्रेशंस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश कर सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, भले आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। एक इम्प्रेशन या आपकी पर्सनालिटी जो आप प्रेजेंट करते हैं वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, कभी भी उसे फिनिश कर सकते हैं। उससे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही आएँ। आप कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से है, इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को कितना ओपन रख के बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने ये विनिंग लाइफ शुरू किया जी, इसके पीछे की क्या कहानी है? विनिंग लाइफ मेरे देखिए, हमारी जो भी इनिशिएटिव होते हैं, जो भी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की लाइफ से आ रहे होते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, तो जब मैं अपने स्कूल एज में थी तो मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा करती थी, बट मेरे मन में हमेशा ये चीज़ थी कि लाइफ में कुछ करना है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि नहीं, हम अपने पे काम करके, अपने थ्रू काम करके ऐसी चीज़ें स्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे ऐसी हम लाइफ जी सकते हैं जिसकी हमने हमेशा कामना करी या ड्रीम करा है। ऐसा तो मुझे लगा कि ये विनिंग लाइफ, हमेशा से विनिंग वर्ड जो है मुझे बहुत क्लोज था। तो मैंने अपनी कंपनी के लिए इस नाम को चूज करा। और इसका पर्पस बस ये है कि हर इंसान अपने बेस्ट पोटेंशियल, यानी अपने बेस्ट वर्जन पे कैसे जी सकता है, ये मेरा जो इनिशिएटिव है ये इसको ही सपोर्ट करता है। आपने कहा कि आप एक मीडियोकर स्टूडेंट रही हैं, लेकिन मीडियोकर स्टूडेंट इंग्लिश में पीएचडी करे, हम लोगों की तो कल्पना से बाहर है।
सर जब वही मैं बता रही हूँ कि जब मैं 5th 6th 7th मान लीजिए उस टाइम तक मीडियोकर रही, देन आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन ब्रिंग चेंजेस। मेरे अंदर जो मेरे प्लस पॉइंट्स हैं उन पे वर्क करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने नेगेटिव्स पे देखना चाहिए। कहाँ हम लैग कर रहे हैं, जैसे मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, और जब तक पढ़ा उन चीज़ों पे ध्यान दिया जिससे मेरे ऐसे मार्क्स आ जाएं कि मतलब मुझे रिग्रेट ना हो या कहीं फेल ना हो जाऊं। तो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत शुरू से स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे मैंने बिल्ड करा, और उस एकेडमिक्स में लेटर ऑन अगर आप देखें तो मैंने अपने कॉलेज में भी टॉप करा है और उसके बाद जहाँ पे भी गई इंटरव्यूज़, मेरे पास 2 गवर्नमेंट जॉब्स है। तो जो पहली थी वो भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में क्लियर करी है, सेकंड वाली भी अभी जो है मेरे पास उसको भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में क्लियर करा है। अच्छा। तो मतलब ये एक एग्जांपल है कि मीडियोकर होने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ टाइम मीडियोकर रहेंगे। लेकिन एक जो इम्प्रेशन है सोसाइटी में और स्टूडेंट्स के बीच में कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, इस बात से कितना सहमत हैं? और अगर जिन लोगों को नहीं आती वो क्या करें? ये सही बात है कुछ हद तक, लेकिन ये टोटली सच नहीं है। इंग्लिश क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आज का इंसान चाहे किसी भी जगह पे चला जाए, इंडिया में ही लेख लीजिए, इंडिया में जबकि हम सबको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाएं और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें वो भाषा नहीं आती जो हमें आती है। तो इंग्लिश को एज स्टेटस सिंबल या एज सुपीरियरिटी सिंबल लेना गलत होगा, ये मैं नहीं मानती। लेकिन हाँ, आज के सिनेरियो में इंग्लिश आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कोई लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ मैं जितना एक्सप्रेशन को देती हूँ। अपनी बात को आप बता पाएँ ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है कि हिंदी में, आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें अच्छा होना ज़रूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने अंदर की चीज़ों को जो आप वाकई में एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश आए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको नहीं आता है आपकी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब जगह पे एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अब हो गई जो सब जगह पे चलती है। अच्छा, अभी जब आप यूथ के बीच में हैं, जाती हैं, कैरियर को लेके उनके क्या इश्यूज हैं? ख़ास तौर से देखा गया सिलेक्शन कैरियर का क्या हो, हम सिलेक्शन कैसे करते हैं अपने नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त को हमने देखा कि ये इस लाइन में सक्सेस है, इसको नौकरी जल्दी मिल गई तो हम भी उसी के पीछे भाग लेते हैं। कितनी समस्याएं आपके सामने आती हैं जिनको आप इस तरह सॉल्व करती हैं? सर अगर मैं बताऊं तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी ऐसे जगहों से बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स का और सोसाइटी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। एक्चुअली वो प्रोग्राम्ड होते हैं कि भाई हमारी दीदी ने ये करा तो हम ये करेंगे, या हमारे भैया जो कि PCS बन गए तो हमें भी सिविल सर्विसेज में जाना है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन बच्चों का जो रुझान होता है, उनका जो इंक्लिनेशन होता है, ज़रूरी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड में हो। और मेरे हिसाब से एक आज का 18-19 साल का बच्चा टोटली केपेबल है ये समझ पाने में कि उसे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, आप उसकी काउंसलिंग कराइए, जो करियर काउंसलर्स हैं उनसे काउंसलिंग कराइए। अगर वो कहते हैं कि हाँ इस फील्ड में जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है वो अच्छा कर सकता है, तो बिल्कुल उसको उस चीज़ में प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेशर बिल्ड नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं और फिर क्या होता है कि एक टाइम पे आके जब वो 25, 26, 28 साल के होते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमसे नहीं हो सकता, तो वो चेंज करते हैं फील्ड को। उस समय टाइम बीत जाता है। जी, टाइम बीत जाता है। उस समय वो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर में रहते हैं। जो फेलवर की एक मानसिकता है जी, वो उनको सक्सेस की तरफ बढ़ने नहीं देती। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि हम शायद कम हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम शायद चीज़ों को उस तरह से ले नहीं रहे हैं, बाकी लोग तो एक्सेल कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यूथ और स्पेशली मेन जो लड़के होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि जी कि उन्हें पता नहीं होता। अब वो बिल्कुल ही उनके पास कोई आइडिया नहीं कि आगे करना क्या है। जो ट्रेनिंग करी है वो उनका मन नहीं कर रहा है, और जो उनका मन कर रहा है उसके लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि पुरुषवादी समाज है और पुरुषों की समस्याएं कम हैं। नहीं सर, पुरुषों की समस्याएं महिलाओं से फ़र्क हैं,
कम और ज़्यादा ये एक कह सकते हैं कि भाई पुरुषवादी समाज है, या पुरुषों को बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता जैसा महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे महिलाओं को घर से बाहर निकलने में ही सोचना पड़ता है हमारे यहाँ, लेकिन पुरुषों को इस तरह का प्रेशर नहीं है। लेकिन पुरुषों को पेट्रियार्कल समाज होने के कारण उनको कमाई लाना है, बच्चों को उनको देखना है, वाइफ का भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर हैं, तो उनके और पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो बुढ़ापे में हमारे यहाँ ये सोसाइटी में कल्चर है कि आदमी या मेल्स को ही अपने पेरेंट्स को भी देख रेख करनी है, तो उनके तरफ अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं। और एक कंपटीशन महिलाओं के साथ ज़्यादा हो गया, क्योंकि तब महिलाओं को कैरियर में और इतने अवसर नहीं मिलते थे पढ़ने के। अब वो बराबरी से, बल्कि आगे आप रिजल्ट देखिए किसी भी जी, उसके तो लड़कियां आगे होती हैं, तो ये एक अलग कंपटीशन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और चीज़ें जो आप युवाओं को बताना चाहती हो, किस तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करें, और कैरियर का सिलेक्शन खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण होता है इस मौके पर। जी, पहले तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। पहले तो अपने कम्युनिकेशन पे, दूसरा अपने प्रेजेंस पे, आप दिख कैसे रहें। दिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत स्मार्ट हैं, आप महंगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें पहन रहे हैं, नहीं। जिस जगह पे आप जा रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग होना चाहिए। आपका इंटेंशन क्या है, वहाँ पे आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं, उस तरह की आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को लेके। और ये सब चीज़ें मैं अपनी कोचिंग में, कंसल्टेशंस में डिस्कस करती हूँ। ये डीप टॉपिक्स हैं, लेकिन ये 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी अल्टीमेट एक्सटर्नल पर्सनालिटी जो लोग देखते हैं वो डिपेंड करती है, जब आप इन तीनों चीज़ पे काम करते हैं। जी। एक सोच है समाज में कि अगर हम अंग्रेजी अच्छी बोल लेंगे तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, और उसके पीछे यूथ भागता है। कई बार क्या होता है कि उसे उतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, और फिर वो, हम लोगों ने देखा है कि मंच पर बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं जब अपना परिचय देती हैं तो वो इंग्लिश में बोलने लगती हैं, जबकि उनकी इंग्लिश उतनी बोलने में उतनी अच्छी नहीं होती है कई बार। अगर इसके अपेक्षा वो अपनी लैंग्वेज में, जिसमें सहज रूप से बोल सकती हैं, तो वो उसमें बोलें तो ज़्यादा अच्छा। आप क्या सलाह देती हैं? देखिए, लैंग्वेज को लेके जैसे मैंने पहले भी बोला, लैंग्वेज एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें, जैसे आपने परिचय देने का बात करी, आप उसमें परिचय दीजिए। अब आप देखिए कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वही मैंने कहा कि क्लास के हिसाब से समझते हैं कि अगर आप हाई क्लास हैं तो आप इंग्लिश में बात करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो लोग आपको बड़ी हीन भावना से भी देखते हैं, जब महंगी जगहों पे स्पेशली। जो कि एक यहाँ पे काम में आती है ये चीज़ कि इंसान के अंदर खुद कितना सब्सटेंस है। आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके अंदर सब्सटेंस है तो आप ठीक है, दूसरा इंसान आपको समझ सकता है, इन्फीरियर डील कर सकता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से और अपने बिहेवियर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाइए, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग भी हम लोग की तरह ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी शेक्सपियर वाली लैंग्वेज वो बोल रहे हो, लेकिन तब भी क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर इसलिए आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, हम इसको क्लास के हिसाब से डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों को उसी हीन भावना से देख रहे हैं। या किसी ने अंग्रेजी अच्छी बोल दी, भले उसको कुछ नहीं आता है उस विषय के बारे में, लेकिन क्योंकि उसने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा देते तो हम ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा आंकने लगते हैं। तो ये गलत सोच है मेरे हिसाब से। एक विचार बार बार आता है कि हम अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कैसे बढ़ाएं। कई बार हमारे ड्रेस सेंस या लैंग्वेज, इन सब से कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हो जाता है। कैसे उसको बूस्ट अप करें? कॉन्फिडेंस पहली तो एक चीज़ है, ये मेरी एक वर्कशॉप भी जो मैं लेती हूँ उसका नाम ही कॉन्फिडेंस कोड है। अच्छा। उस वर्कशॉप में मैं कई बार इस चीज़ को बताती हूँ, बहुत सारे यंग लोग में से जुड़ते हैं उसमें, और स्पेशली लेडीज़ भी जुड़ती हैं। तो मेरा
यही उनसे कहना होता है, पहला सवाल मेरा यही होता है कि आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंट कौन लोग होते हैं। उन लोगों को याद करिए जो आपको लगा लास्ट टाइम आप जिनसे मिले थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट लगे थे। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं एक मीडियोकर लड़की थी। अगर आप मेरी पुराने की स्लैम बुक्स जो हम लोग भरते थे अपने ज़माने में, तो उन स्लैम बुक्स में देखिए तो मेरी जितने भी लोगों ने मेरे बारे में लिखा है कि बहुत शांत रहती है, और जबकि वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, इसलिए मैं बोलती नहीं थी। लेकिन अंदर मेरे मन में सारे विचार चलते, जैसे हम में से ज्यादातर लोगों के विचार हमारे सबके अंदर है, बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं करने का जी। तरीका नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस पहली चीज तो जो मैं एक भ्रांति है, एक मिथ है जिसे तोड़ना चाहती हूँ कि इट इज नॉट समथिंग विच यू आर बॉर्न विद। कॉन्फिडेंस हमारे साथ जन्मजात नहीं होता। एनी टाइम व्हेन यू आर ऑन इट, आप जब चाहें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले 3 पिलर्स बताए, उन पिलर्स पे हम काम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस हमारे कपड़ों से, हमारी बातचीत से नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक इंसान के अंदर तब आता है जब वो कुछ काम करता है। एक्शन जो है वो हम सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब कुछ एक्ट करेंगे, जबकि उल्टा है यहाँ पे चीज़ें। पहले हमें एक्ट करना पड़ता है, जब उस एक्शन में हम सफल हो जाते हैं हम अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब हम सक्सेस होते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक्शन लीजिए, जब आपको एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। तो एक्ट करना शुरू करिए छोटी छोटी चीज़ों पे। यही मैं कहूँगी जो हम लोग को देख रहे हैं उन लोगों से, कि छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए। जैसे आपको हेसिटेशन होता है कि नहीं मैं जाऊँगा चुपचाप से अपने वर्किंग टेबल पर बैठ जाऊँगा, नहीं, जैसे ही आप अंदर जाते हैं अपने ऑफिस के, तो जो पहला इंसान मिलता है उसको गुड मॉर्निंग करिए, उसके लिए उसको मुस्कुरा के देखिए। मतलब आपको इन चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा। पहले एक्ट करिए और उसके बाद फिर जो है कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो दोस्तों, ये हमारी बातचीत है। अगर कोई समस्या है तो आप डॉक्टर क्रिस्टीना से सीधे भी बात कर सकते हैं। वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सब जगह उपलब्ध हैं। उनकी अपनी कंपनी है जिसके ज़रिए वो वर्कशॉप करती हैं, तो आप वहाँ भी उनकी मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। धन्यवाद।